प्रॉपर आ रही सी भी थे। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पढ़ा है, अटॉर्नी जनरल हो चुका है। आज तो लेट हो गया, हाँ लेट हो गया होते नहीं, एक्चुअल में थोड़ा छोटे लोग क्लास से पहले। देखो माइंड मैप से करेंगे जी हाँ। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत ही बेहद ही आसान चैप्टर है अगर आपने पार्लियामेंट ढंग से समझा है तो इसमें बस थोड़े से चेंजेस हैं कहीं कहीं पे किसी आर्टिकल में, नहीं तो सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम है। सिमिलर भी नहीं है, बिल्कुल सेम ही बोलूँगा उसको। बस आपको जैसे बाली भी देख सकते हैं, हाँ जैसे बाली भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट्स चल जाती हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपको बताना ये चाह रहा हूँ, बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि पार्ट 5 और पार्ट 6 काफ़ी सिमिलर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 6 है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 6 से रिलेटेड है, ठीक है। पार्ट 6 अब है क्या कि पार्ट 5 और पार्ट 6 में कुछ थोड़े से चेंजेस हैं जो हमें पता होने चाहिए, नहीं बाकी सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सेम ही है। सारी पिक्चर हमारे अभी कंफर्म करना आ रही है एक बार। कंफर्म करो अभी। ओके ऑल क्लियर, ओके ठीक है। ओके 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 रिपीट कर दें स्टार्टिंग से। जब स्टार्टिंग में नहीं आ रही तो सो रहे थे क्या, मुझे समझ नहीं आता। जब स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी तो बोल नहीं सकते क्या? ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ सब कुछ हो रहा है आवाज़ नहीं आ रही है, जब तक लिखना स्टार्ट नहीं करूँगा तब तक मैं समझ नहीं आएगा कि बोलते भी ऐसा। चलो तो हम ये मैंने आपको बताया कि हम आज पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, भाग नंबर 6, ठीक। फिर मैंने आपको ये बोला कि अगर आप पार्ट 5 अच्छे से समझ गए हैं तो आपको पार्ट 6 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पार्ट 5 में आता है यूनियन का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट और कैग, ठीक है। ये सब इसमें आते हैं। लेकिन क्या हमने पूरा पार्ट 5 पढ़ लिया? नहीं, हमने एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा, हमने यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ा, हमने ऑर्डिनेंस पढ़ा है, ठीक। यानी ये 3 चैप्टर पढ़े हैं। तो ये 3 चैप्टर ही जो स्टेट लेजिस्लेचर में है पूरी तरह से रिलेटेड, उनको हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी हमने पढ़ा नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट आपका अभी नहीं पढ़ना है, वो कोर्ट अलग से पढ़ेंगे, और क्या जैसा कोई स्टेट में नहीं होता है। यानी हमें ये वाले कंपोनेंट्स को स्टेट में देखना है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 चैप्टर्स हैं जो ये कुछ इस प्रकार से हैं। पार्ट 6 में 6 चैप्टर हैं जो कुछ इस प्रकार से जनरल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, देन ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस, देन 5th आपका बात करेगा हाई कोर्ट, और 6th बात करेगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब मैंने आपको ये बोला कि अगर आप पार्ट 5 अच्छे से समझ के आए हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्डिनेंस की, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक अ केक वॉक, क्योंकि चीजें एकदम पैरेलल है, एकदम पैरेलल है। कैसे पैरेलल है वो जरा समझने का प्रयास करेंगे। पैरेलल कुछ इस तरीके से है कि जहां जहां आपको प्रेसिडेंट दिखे, ठीक है, जहां जहां हमने प्रेसिडेंट पढ़ा पार्ट 5 में, वहां वहां हमें गवर्नर कर देना, राज्यपाल कर देना है पार्ट 6 में। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जहां हमने पार्ट 5 में प्रेसिडेंट पढ़ा वैसे हमें गवर्नर कर देना है। जहां हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है वहां हमें चीफ मिनिस्टर कर देना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सेम ही रहेंगे, जैसे यहाँ पीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वैसे यहाँ सीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी उसका मंत्री परिषद होगा, उसके मंत्री होंगे यहाँ पे। अच्छा और क्या चेंजेस है? और जैसे लोअर हाउस में पढ़ाते हैं लोकसभा होता है, तो वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यानी कि विधानसभा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं, आपने पिछला लेक्चर जो अभी पार्लियामेंट इतने दिन से हम कर रहे थे, अगर आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो आप मत देखिए इस लेक्चर को, समझ नहीं आएगा आपको। अगर आपने सारे लेक्चर देखे थे देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज आज का लेक्चर वही है जैसे होता है केक वॉक। जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे उसको समझ नहीं आएगा, जिसने देख रखे उसको मजा ही मजा आ जाएंगे, ठीक है। देन जैसे राज्यसभा होता है वैसे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है, विधान परिषद होता है यहाँ पे। खत्म। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या एक एक आर्टिकल फिर से क्या रिविजिट करना? नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 152 से, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे तो 152 से स्टार्ट होंगे एंड दे विल गो ऑन अंटिल 167। ये जनरल की बात हो गई, एक सेकंड को, ठीक है। आर्टिकल 152 है, ये 153 से 167 है, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब इसके बाद जैसे कि हमने पार्ट 5 में इसमें पढ़ा था यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये कहां से कहां तक था? तो 52 से 78 तक, इफ यू कैन रिकॉल, 52 से 78 तक था, यानी 79 से 122 तक था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो हमें पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे ना, ध्यान से समझते रहना, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से एकदम। वाई 85 वीडियोस आर हिडन, हिमांशु जी बताइए भाई क्यों 85 वीडियो हिडन नहीं? तो आगे जैसे मैंने बोला मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है, कि मैं दर्द में करा रहा हूं, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या पढ़ा था रिकॉल करो। ये जो चैप्टर है, अच्छा ये जो लेक्चर है, ये आपका रिवीजन भी है पार्लियामेंट का, साथ साथ आपका रिवाइज भी होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन था? यूनियन एग्जीक्यूटिव में सर प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, खुद से रिकॉल करो मेरे लिखने से पहले। प्राइम मिनिस्टर था, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, अटॉर्नी जनरल था, यही थे या और भी कोई था? यही थे, ठीक है। इसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में अभी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पर स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक। राज्यपाल, वाइस प्रेसिडेंट की तरह वाइस गवर्नर,
होता है? नहीं होता है, ठीक है। वाइस गवर्नर नहीं होता है, सिर्फ गवर्नर होता है। यानी कि जैसे प्रेसिडेंट हेड होता है कंट्री का, वैसे गवर्नर हेड होता है स्टेट का। यानी कि जैसे हम रिकॉल कर सकते हैं कि सारे काम कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्टेट के मशीनरी में गवर्नर के नाम पे होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट शैल कॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर थे अगले फाइनेंशियल ईयर के। उसी तरह से स्टेट का जो बजट रखा जाएगा वो गवर्नर के नाम पे रखा जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे यहाँ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, तो यहाँ पर सीएम और उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अटॉर्नी जनरल था, वैसे यहाँ पर आपका एडवोकेट जनरल हो जाएगा। उस पर अभी मत ध्यान दो कि आर्टिकल सब याद हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की मशीनरी है। लेजिस्लेचर पे बाद में आएंगे, पहले स्टेट का एग्जीक्यूटिव देखते हैं, मतलब गवर्नर के बारे में, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, एंड उसके बाद हम देखेंगे साथ ही साथ एडवोकेट जनरल के बारे में। उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे 168 से शुरू हो रहे हैं अबाउट द लेजिस्लेचर, वो हम आगे देखेंगे। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो गवर्नर की सबसे पहले बात करते हैं। 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट वगैरह दी हुई है, यानी कि जनरल, जो मैंने आपको बताया। देन 153 से अगर बात करें गवर्नर ऑफ द स्टेट, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे कि आर्टिकल 52 क्या बात कर रहा था, अनुच्छेद 52 किसकी बात कर रहा था? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, उसी तरह देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। बिल्कुल, देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब 7th अमेंडमेंट ने एक पर्टिकुलर प्रोविजन मारा था, दैट वाज कि एक पर्सन जो है वो कॉमन गवर्नर हो सकता है कुछ एक या एक से ज़्यादा राज्यों का, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा स्टेट का वो गवर्नर हो सकता है। ये ऐसा 7th अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, उसने प्रोविजन डाला था। सिमिलर तरह से इसी अमेंडमेंट ने हाई कोर्ट के लिए भी प्रोविजन डाला था कि एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट या फिर मल्टीपल स्टेट या यूटीज का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इस 7th अमेंडमेंट ने बात बोली थी। 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, और इसी ने जो 7th पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिपील करने का, इसको हटाने का काम भी किया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, अभी आते हैं 154 पे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्ट इन गवर्नर। अब रिकॉल कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 53 को। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल वेस्ट इन गवर्नर। सिंपल, क्या किया? प्रेसिडेंट का गवर्नर कर दिया, खत्म। अभी आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। आर्टिकल की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आर्टिकल कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल भी मैं आपको याद करवा दूंगा सारे, ओके। लेकिन पहले समझने पे फोकस करिएगा। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है, लेकिन ध्यान रखना एक चीज, एंड दैट इज कि अपॉइंट करते वक्त कुछ कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा फॉलो किया जाता है, ठीक है। पहला कन्वेंशन तो ये है कि गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट, शुड नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट, यानी उस राज्य से नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को राज्यपाल किसी राज्य का नियुक्त किया जा रहा है, तो उसी राज्य से ना हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो अपनी जो खुद की एक्टिव पॉलिटिक्स है वहाँ की स्टेट की, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने उसमें प्रॉफिट ढूंढेगा। ये होता है उसमें। क्या ऐसा मतलब कन्वेंशन है तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी स्टेट का जो है वहीं का गवर्नर अपॉइंट किया? होता है, क्योंकि कन्वेंशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, तो बड़ी आसानी से इसको ब्रीच किया जाता है। दूसरा कन्वेंशन वो तो बहुत ही फ्रीक्वेंट, तो शायद फॉलो किया जाता है अभी, एंड दैट इज कि सीएम शुड बी कंसल्टेड, यानी कि गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से कंसल्टेशन लेनी चाहिए आपको। ये तो खैर होता नहीं है अभी, ठीक है। मतलब अभी से मेरा मतलब ये है कि जब कभी मन हुआ तो कर लिया, नहीं तो अब आपको पता है। मतलब इसमें पूरी थोड़ा पिक्चर क्लियर करता हूँ। देखो, गवर्नर जो होता है, जो राज्यपाल होता है, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, तो जितनी आसानी से हमने ये चीज़ देखा था कि जितना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, हमने पता है आर्टिकल नंबर जैसे 74 पढ़ा था वहाँ पे, अगर आपको याद हो 74 दैट टॉक अबाउट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है ऐसा नहीं कि यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी होता है 163 देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर। लेकिन अंतर है 74 और 163 सिमिलर दिख रहा है पूरी तरह से। अंतर ये है कि गवर्नर एक्ट्स लाइक एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन रिपीट, गवर्नर एक्ट्स लाइक अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, अगर इस तरह से लिख के आ जाए पेपर में आपके स्टेटमेंट आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, ठीक है, इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नर शैल एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज रॉन्ग। बट एक्चुअली रियलिटी यही है। कैसे रियलिटी यही है? रियलिटी क्यों इस तरह से है कि शायद कई बार ऐसा होता है कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं और वो काम गवर्नर नहीं करता है। कारण उसका मैं बताता हूं आपको। कारण ये है क्योंकि अगर मैंने आपको याद बताया था कि 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था, 42वें संविधान संशोधन ने ये किया था कि प्रेसिडेंट पर एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया था। जो एडवाइस भेजेंगे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो मानना पड़ेगा। फिर 44th अमेंडमेंट ने बोला कि नहीं, एक बार लौटा सकते हो और दोबारा अगर आएगी तो वो माननी पड़ेगी। लेकिन ये एडवाइस 42nd अमेंडमेंट ने जो बाइंडिंग करी थी प्रेसिडेंट के लिए, वो गवर्नर के लिए बाइंडिंग नहीं करी गई है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नर को क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, और अभी हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो काम करता है, दैट मींस कि उसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। अगर आज किसी स्टेट कोई गवर्नर है, प्रेसिडेंट चाहे तो कल उसको तुरंत हटा सकता है। तुरंत उसको बोलेगा चलो नॉर्थ ईस्ट, चलो नागालैंड में घूम के आओ थोड़ी देर के लिए। याद है आपको सत्यपाल मलिक का केस? चुनाव से पहले किस तरह से बीजेपी के खिलाफ मतलब एकदम आग उगल रहे थे। क्यों उगल रहे थे? ठीक है, क्योंकि उनको जो भी कारण रहे हो, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे, ठीक है, गवर्नर। उसके बाद सीधे मेघालय भेज दिया गया, उसके बाद खुद ही छोड़ दिया गया। हम नहीं, हाँ, आर एन रवि परफेक्ट एग्जांपल है। आर एन रवि परफेक्ट एग्जांपल है तमिलनाडु के, ठीक है। जहां जहां देखिए नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु में आर एन रवि का एग्जांपल है, फिर आप तेलंगाना में देख लो, आप केरला में देख लो, है ना, कर्नाटक में देख लो, पंजाब में देख लो, तो यहाँ सब क्या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तो भाई अपॉइंट कौन कर रहा है गवर्नर को? गवर्नर हेड होता है स्टेट का, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट यानी सेंटर। और ये एक चीज हमने कहां से बोरो करी है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन द स्टेट कहां से बोरो किया? तो ये हमने बोरो किया कहां से? ये हमने बोरो किया कनाडा से, जहां से हमने, अगर आपको याद हो, रेजिडुअरी पावर वेस्ट इन द सेंटर, ये भी बोरो किया हमने, है ना। तो वहां से हमने बोरो किया फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर। तो कहीं ना कहीं एक एग्जांपल है ना यूनिटरी फीचर का कि भाई आप स्टेट का हेड है और अपॉइंट कौन कर रहा है? उसको सेंटर कर रहा है। अब उसके भी अलग रीजन थे कि भाई वो एक एज अ लिंकेज के तौर पे एक्ट करे, लेकिन धीरे-धीरे जो गवर्नर ऑफिस है कहीं ना कहीं एक तरह से मिसयूज किया जाने लगा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट ओनली जो करंट गवर्नमेंट है, पहले भी हुए हैं और बहुत पहले से होते चले आ रहे हैं और आगे भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है, मान लो कि अगले चुनाव होंगे या फिर मान लो कि अभी सरकार गिर जाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, आप मतलब लिख के ले लो कि एटलीस्ट 5 स्टेट के गवर्नर तो ये तो हट जाएंगे पूरी तरीके से, बट निकल लो अब आराम से अपने घर में जाके उनको तबादला तो क्या हटा ही दिए जाएंगे वो तो, ठीक है। तो ये होता ही होता है। तो एक तरह से गवर्नर अब अपॉइंट कर रहा है, कौन? प्रेसिडेंट कर रहा है। तो आपको नहीं लगता ही दैट इज गवर्नर विल बी लॉयल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्यों? अगर नहीं लॉयल रहेगा तो हटो भाई, निकलो यहाँ से। वो तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। तो गवर्नर कहीं ना कहीं एक तरह से उसका एजेंट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो बन के रहेगा, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट आएगा तो दैट विल नॉट बी ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से नहीं लिखा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है इसकी? वो कर रहा है अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर कन्वेंशन ही फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कन्वेंशन फॉलो किया जाता नहीं है, ठीक है। अपनी मन मर्जी से अपॉइंटमेंट होता है। अब जैसे आपको लगता है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उनसे पूछिए अपॉइंटमेंट करी गई या फिर आगे किसी करी जाएगी, तो उनसे पूछिए नहीं, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर, ये आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर पे। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर वैसे तो 5 ईयर का है, लेकिन जैसे मैंने बताया होल्ड ऑफिस एट दी टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ये, यानी कि जब तक प्रसाद दे रहे हैं प्रेसिडेंट तब तक ठीक है। कैसा प्रसाद दे रहे हैं, जो प्रेसिडेंट जो सेंटर, अब प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट का मतलब भाई केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे आपने करना होगा, प्रेसिडेंट तो भी नाम कही है, सिंपल सी बात है। अब प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। तो अगर वो जिसका नाम बोलेंगे कि सुनो तो द्रौपदी मुर्मू जी प्लीज, ठीक है, आप इनको गवर्नर बनाइए, उन्हीं को बनाना पड़ेगा। मैं रिजाइन कभी भी रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लेकर, लेकिन वो तो चलो भैया, ठीक है। 157 पे आते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए 35 साल की उम्र, खत्म। और इसके लिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए किसी को भी अपॉइंट कर दिया 35 ईयर्स ऑफ एज होता है, अपॉइंट कर दिया जनरली उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अब जैसे आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी तो सत्यपाल मलिक को फेवर तो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब जैसे आप अभी बिहार के गवर्नर कौन है बता, बिहार गवर्नर कौन है, बिहार के गवर्नर कौन है, आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान है। तो मोहम्मद आरिफ खान जैसे सत्यपाल मलिक है बीजेपी के लिए, वैसे मोहम्मद आरिफ खान थे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने बगावत करी थी, और आज के नहीं, वो राजीव गांधी के टाइम के हैं। उन्होंने राजीव गांधी एक बिल लेके आए थे, ठीक है, रिगार्डिंग द मुस्लिम जो वुमेन का जो मतलब तलाक होता था, अभी तो ट्रिपल तलाक इनवैलिड, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पहले उसके लिए बिल लेके आए थे राजीव गांधी, ठीक है। तो इरफान जो आरिफ खान था उन्होंने वो कर दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट को मिनिस्टर थे, ठीक है, राजीव गांधी के अंडर में, ठीक है। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आप कि अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई बात बोली है, ठीक है, तो उसको आप मतलब कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बात पे ही एग्री करना है। अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो भाई रिजाइन दे दो आप, तो रिजाइन दे दिया, तो इसी से, ठीक है। तो उन्होंने फेवर किया। तो काइंड ऑफ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बस इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जनरली जो पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं या फिर दूसरी पार्टी के बगावती होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। 158 पे आते हैं कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, यहाँ पे लिखी हुई है, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ना हो, जैसे वहाँ पर हमने देखा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई लाभ का पद धारण करते हो, एंटाइटल टू एमोल्यूमेंट और अलाउंसेस, ठीक है, आपको एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। एमोल्यूमेंट्स नॉट टू बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टर्म। अब ध्यान रखना इसके एमोल्यूमेंट अलाउंसेस डिसाइड कौन करता है, डिसाइडेड बाय हूं, मैं आपसे पूछूं कौन डिसाइड करता है, गेस मारो जल्दी से। चलो ध्यान रखना डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करेगा, समझे। अभी आंसर आया नहीं किसी का, पार्लियामेंट स्पीकर नहीं। आर्मी पर्सन को भी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं सरकारें। पटेल आनंदीबेन पटेल हैं, गुजरात की पहले सीएम थी, अब आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, आप गवर्नर बनने का टाइम आ चुका है आपका। ऐसे होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको अपॉइंट करता है पार्लियामेंट, बिल्कुल स्टेट असेंबली नहीं करती। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पार्लियामेंट एमोल्यूमेंट ये सब इनका डिसाइड करती है, ठीक है। एमोल्यूमेंट्स उनको डिमिनिश नहीं किया सकता, लेकिन ध्यान रखना जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर, कि जो गवर्नर है वो किस तरह से फंक्शन डिस्चार्ज करेगा उसको लेके प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, प्रोविजंस बना सकता है, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ओथ रेफर्मेशन की बात करेंगे, शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हमारे प्रेसिडेंट कौन दिला रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहे थे इनको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिला रहे हैं। 160 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन इन सर्टेन कंटीजेंसी, प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ पर्सन टू डिस्चार्ज गवर्नर फंक्शन। अगर गवर्नर नहीं एब्सेंट है फिर कुछ भी हो गया तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। 161 पार्टिंग पावर ऑफ गवर्नर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको आर्टिकल 72 पार्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि सेम या फिर सिमिलर पावर होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रेस्पाइट, पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, पार्डन, कम्यूट, रेप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन। अंतर क्या होता है, पार्डन में कंप्लीटली अब्सॉल्व कर देना, जैसे एग्जांपल कोई भी आपको सजा मिली हुई है उससे पूरी तरीके से बरी कर देना। कम्यूटेशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज करना। रेप्राइव में होता है उसका ड्यूरेशन चेंज कर देना, निकम कर देना। इसमें भी वही होता है, ड्यूरेशन को चेंज करना, निकम करना, लेकिन ऑन हेल्थ ग्राउंड्स होता है। और इसमें क्या आपने टेम्परेरी स्टे लगा दिया, थोड़ी देर के लिए आपने उसकी जो सजा है उस पर थोड़ा सा रोक लगा दिया, सेम होता है। बट अंतर कहाँ पर आता है, अंतर आता है कि ये पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को, मृत्युदंड को, और कोर्ट मार्शल पनिशमेंट को भी ये नहीं माफ कर सकता है, ये पार्डन नहीं कर सकता। बस ये दो अंतर होते हैं। डेथ सेंटेंस को सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, कोर्ट मार्शल की अगर आपको पनिशमेंट मिली है तो वही प्रेसिडेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है, फिर रिमेंबर ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, है ना, ये मैंने आपको बताया था। 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जिस तरह से अगर आपको या तो 73 है ना, एक हमने आर्टिकल छोड़ा था 73, 72 किया तो 74, 73 में था एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन की केंद्र की संघ की जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यकारी शक्ति वो कहाँ तक, उसका जुरिडिक्शन कहाँ तक, उसका एक्सटेंट कहाँ तक है। उसी तरह स्टेट के टर्म्स में इसका 162 में मेंशन, खत्म हो गया हमारा क्या जो गवर्नर वाला चीज़ है। अब हम आएंगे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। जैसे हम आर्टिकल नंबर, एंड आई अगेन रिपीट, आर्टिकल पे आप फोकस मत करिएगा कि कौन सा आर्टिकल है, अभी इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा आपको, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो हमने देखा था आर्टिकल 74 से स्टार्ट हमारा क्या, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी तरह से 163 से स्टार्ट है सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहाँ भी लिखा था 74 में देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जो भी मैंने आपको बताया कि भाई आज ये जो एडवाइस मिलेगी गवर्नर को वो बाइंडिंग नहीं है उस पर, इन दी मैनर, इन दी लाइक मैनर, लाइक इन दी अनलाइक मैनर, लाइक वो हमने देखा था जहाँ प्रेसिडेंट पर एडवाइस बाइंडिंग थी 74 आर्टिकल में, 42 अमेंडमेंट में बाइंडिंग करी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक। चीज़ अभी बाइंडिंग नहीं है, यानी कि उसी के एडवाइस पे तो काम करना है गवर्नर को, लेकिन ऐसे बाइंडिंग नहीं पूरी तरीके से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। क्लियर है चीज़, हाँ। तो वहाँ पर हमने जिस तरह से देखा था कि प्रेसिडेंट कौन होता है, डी यूरे हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो हेड होता है। प्रेसिडेंट नॉमिनल या टाइटल हेड होता है, बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है, रियल पावर उसी के पास होती है। तो क्या सिमिलर तरीके से यहाँ मैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में बोल सकता हूँ कि गवर्नर जो होगा ये डी यूरे हेड होगा, नाम का हेड होगा, और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो डी फैक्टो हेड होगा, ठीक है। यानी कि इसके पास रियल पावर ये एंजॉय कर रहा होगा, जो असली शक्तियाँ हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होंगी, ये तो बस आपका नॉमिनल या टाइटल हेड होगा। अब इसमें क्या कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सब पहले पढ़ चुके हैं, कोई कुछ नया नहीं है। देन 74 के बाद कौन सा आर्टिकल आया था, वहाँ पर पार्ट 5 में 75 आया था। इसको मत देखो तुम, 70 आंख बंद करो सभी लोग, 75 को रिकॉल करो जरा, क्या था सर। 75 में 6 क्लॉज थे, याद करो 6 क्लॉज रिकॉल करो एक एक करके। पहला क्लॉज, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, और बाकी मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी करेगा प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, प्रेसिडेंट के लिए फिर इस तरह से रिकॉल करो कि मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी थी टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, यानी कि मिनिस्टर शैल सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा था कि मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोअर हाउस, या फिर लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पांसिबल है। चौथा क्या था, ओथ रेफर्मेशन, उनको कौन दिलाएगा शपथ, प्रेसिडेंट या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पांचवां क्या था कि अगर कोई 6 महीने तक किसी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो उसकी मिनिस्टरशिप भी चली जाएगी 6 महीने के बाद, 6 महीने तक आप मिनिस्टर हो सकते बिना किसी हाउस का मेंबर हुए भी। और आखिरी था छठवां वाला जो क्लॉज था, उसमें यह था कि इनकी सैलरी और अलाउंस कहां से निकलते हैं, इनका जो भत्ता है वो कौन डिसाइड करता है, तो कौन डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट खुद डिसाइड करता है, ठीक।
तो क्या अब मुझे ये फिर से बताने की जरूरत है 164 ना? क्यों? एक तो हमने 75 रिकॉल रिवाइज कर लिया पूरा, ठीक है, और हमने ये जान लिया कि पूरा सेम 164 वही आर्टिकल है। लेकिन सर हमें कैसे याद आएगा कि 164 में ऐसा है? वो तुम चिंता मत करो, सब याद हो जाएगा वो, ठीक है। पहले ये बताओ क्या वही सेम चीज़ यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा? क्या सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा? बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि 75 में 6 क्लॉज थे, यहाँ पे 5 क्लॉज हैं। अच्छा कौन सा क्लॉज गायब है? तो यार कोई क्लॉज गायब नहीं है, ठीक है, कोई क्लॉज गायब नहीं है। बस इन्होंने किया क्या है, 75 क्लॉज 1 में लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट के बारे में, और दूसरा में वो इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी लिखी हुई थी कि प्लेजर देना प्रेसिडेंट को। यहाँ पे क्या है 164 के 1 में ही अपॉइंटमेंट भी डाल दिया और प्लेजर भी डाल दिया। अपॉइंटमेंट और प्लेजर दोनों डाल दिए पहले वाले में, और कुछ अंतर नहीं है। 75 1 ए भी तो था, 75 1 बी भी तो था, क्या था? ये कॉपी पेस्ट है, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट है, बस वही मैंने बताया क्लॉज वाला। तो क्लॉज करके अगर पूछ लेता है तो थोड़ा सा कच्चा खा सकते हो, लेकिन अभी तो वो भी बता दिया आपको, नहीं तो और कुछ नहीं चेंज है, सब सेम है। 1 ए 1 बी में क्या था? 1 ए में था लिमिट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी थी? 15% ऑफ लोकसभा। ये क्या है 164? अच्छा 164 है, अच्छा तो लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली कर दो। बी में क्या था कि अगर कोई मिनिस्टर डिफेक्शन के ग्राउंड में, कोई मेंबर डिफेक्शन के ग्राउंड में अगर डिस्क्वालीफाइड है तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाइड है। किस अमेंडमेंट से ऐड किए थे? कमेंट में जल्दी से पार्टिसिपेशन चाहिए, शांति से मत बैठना, ठीक है, क्लियर है, शांति से मत बैठना। तो ये आपका 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 से वही सेम पूरा। देन 76 में आए थे, उसमें क्या था 76 में? अटॉर्नी जनरल। यहाँ क्या होगा? एडवोकेट जनरल। यहाँ क्या होगा? एडवोकेट जनरल अगले वाले आर्टिकल में। रिकॉल करो जल्दी से अटॉर्नी जनरल के बारे में, मैंने पूरा क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ाया तुम्हें, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज ध्यान से। तो अतुल टैबलेट कानपुर के हैं, हाँ कानपुर के अरमापुर से। अच्छा अच्छा अरमापुर में रहते हैं, अच्छा देखो अतुल बोला अरमापुर में रहते हैं, अच्छा अतुल को काफ़ी पता है, अरमापुर आज तक हम गए भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से क्लॉज 1 क्या था? देयर शैल बी मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक कौन? अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अटॉर्नी जनरल था कौन? हाईएस्ट ऑफिसर था सर कंट्री का, मतलब वो वकील था सरकार का, केंद्र सरकार का। तो ऐसे ही एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होता है। अच्छा सेकंड क्लॉज में क्या था? उसमें ये था कि प्रेसिडेंट के जो है मतलब ये क्वालिफिकेशन इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज वाली होनी चाहिए। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज सुप्रीम कोर्ट। सर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड वाला क्या था? ही हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो है स्टेट का, तो स्टेट की जितनी कोर्ट वहाँ पर इसका राइट टू ऑडियंस होगा। चौथा क्या था क्लॉज वहाँ पर कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करेगा। यहाँ क्या होगा? गवर्नर के प्लेजर तक सर्व करेगा, खत्म बात, कुछ नया ना, कुछ नया ना। एडवोकेट जनरल क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑफिसर स्टेट का हो जाएगा, वो कंट्री का था, खत्म हो गया। 166 और वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है 166। अब 76 के बाद क्या था? 77 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस था, खत्म। सर 77 78 78 में 70 ये मत देखना तुम, मैं बता रहा हूं आर्टिकल देखने अपने आप से ये मत देखने लग जाना, बहुत पिटाई होगी, ठीक है। तुम खुद से रिकॉल करो 77 के बाद क्या था, तुम पहले रिकॉल करो 77 के बाद क्या था? 78 78 में क्या था? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहां क्या ड्यूटीज ऑफ गवर्नर? क्या थी ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी थी टू एक्ट एज अ लिंकेज, टू एज अ लिंकेज, एक्ट एज अ लिंकेज बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो यहाँ क्या होगा? चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एज अ लिंकेज के तौर पर एक्ट करना है। तो अगर लिंच पिन ऑफ दी होता है यूनियन, तो ये होता है लिंच पिन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, खत्म बात। अब 79 में क्या था? 79 में क्या था? 79 में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट दिया था, अच्छा तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर, खत्म बात। यानी अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पार्ट नहीं पार्ट 6 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे वहाँ पे लेजिस्लेचर स्टार्ट था, यहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट है। अब मैं उससे आगे बढ़ूँ, मैं तुम्हें वो ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह से तुम्हें आर्टिकल सारे अपने आप याद हो जाएंगे। नेहरू ने बोला था लिंच पिन, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। हाँ आउटर में तो रहता हूँ तो, लेकिन पनकी नहीं है, पनकी मतलब एकदम ऑपोजिट एंड है हमारे यहाँ से, ठीक है, ऑपोजिट एंड। तो यहाँ पे फोकस ट्रिक क्या है? आर्टिकल्स याद रखने की। वैसे तो मैं आपको बता दूं इन यूपीएससी यू शुड फोकस मोर ऑन द कंटेंट रादर देन द आर्टिकल, बट फिर भी अगर पूछ ले या अगर आपको और भी एग्जाम में बैठे तो वहाँ पर तो आर्टिकल पूछ लेता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सो दैट आर्टिकल वाइज आर्टिकल नहीं बताने के तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, आराम से पढ़ा सकता हूँ, जो कि जनरली पढ़ाया जाता है आर्टिकल कोई नहीं बताता है कि किस तरह से याद करना कौन सा, लेकिन मैं दो काम साथ साथ कर रहा हूँ, चीजें पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल याद करवा रहा हूँ और क्लॉज बाय क्लॉज याद करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बाकी एग्जाम में बैठो स्टेट पीसीएस वगैरह तो वहाँ पूछता है और वहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आर्टिकल नंबर 74 से लेकर 111 तक जो भी आर्टिकल है पार्ट 5 के, उसमें आपको 89 ऐड कर देना है और आपको पार्ट 6 का आर्टिकल यू विल गेट दी पार्ट 6 का आर्टिकल, ठीक। देन उसके बाद 112 के बाद 112 से 123 तक क्या करना है? यहाँ पर आपको 90 ऐड कर देना है, यू विल गेट दी अगेन पार्ट 6 का आर्टिकल। क्लियर है चीज़ यहाँ तक? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ 74 बोला था देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फलाना का, 89 ऐड करो क्या आएगा? 163। अब कुछ कोई भी आर्टिकल उठा लो 89 ऐड कर दो, वही मिल जाएगा, कुछ अंतर नहीं है। अंतर है जहाँ है वो बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, जहाँ है वहाँ बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसकी बात करता है? पार्लियामेंट। कॉम्पोजिशन ऑफ किसकी बात करता है? पार्लियामेंट की। अच्छा 89 ऐड कर दो, खत्म, 168 आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ चेंज होगा वहाँ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट में 3 कंपोनेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। यहाँ 3 कंपोनेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, खत्म। अंतर क्या है? उसी अंतर के लिए तो चैप्टर को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। अंतर ये है यहाँ पे कि राज्यसभा है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन अंतर ये है, पॉइंट ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं, हर राज्य में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर राज्य को जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका प्रशासन इतना बड़ा नहीं। क्यों नहीं है? अब वो उससे पूछो क्यों नहीं है, सारा क्यों का मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में ना हो के बस 6 राज्य में, और जिन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, यानी जिन दो स्टेट व्हिच हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द लाइक मैनर लाइक द राज्यसभा वाज। लोकसभा क्या था? हाउस ऑफ पीपल था, लोअर हाउस था, फर्स्ट चैम्बर था। राज्यसभा परमानेंट हाउस था, अपर हाउस था, हाउस ऑफ एल्डर्स था, और क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, और क्या था? सेकंड चैम्बर था, सेकेंडरी चैम्बर था। तो उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा की तरह यहाँ पर क्या होगा? परमानेंट चैम्बर होगा, ये सेकंड चैम्बर होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि सब राज्यों में नहीं, तो जिन राज्यों में विधानसभा तो सारे राज्यों में, लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑल स्टेट्स सारे राज्यों में, 3 यूटीज में है। कौन सी 3 यूटीज हैं? दिल्ली, पुड्डू और जेएनके, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है, और कितने यूटीज में? 0, किसी यूटी में नहीं है ये, ठीक। अभी 6 स्टेट हम कैसे याद करते हैं? तो 6 स्टेट ऐसे याद करते हैं कबूतम करके। कैसे याद करते हैं? कबूतम, ठीक है। के से कर्नाटक, ए से आंध्रा, बी से बिहार, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो जहाँ पर इन 6 राज्य है ना, इनको हम बोल सकते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है। अब बाकी सारे स्टेट है, बाकी 22 स्टेट यूनी कैमरल नेचर के हैं, सिर्फ एक ही सदन है ना वहाँ पे, क्लियर है? अच्छा, राज्यसभा की तरह ये परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा की तरह अगर हम देखें तो पूरी तरह से नहीं इसको क्रिएट एबॉलिश किया जा सकता है। मतलब समझा नहीं? परमानेंट का मतलब ये है कि कभी एक साथ डिसॉल्व नहीं होता जैसे राज्यसभा, लेकिन इसको एबॉलिश या क्रिएट किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा तब तक है जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक ये पृथ्वी है तब तक राज्यसभा है, ऐसे मानो, ठीक है।
राज्यसभा तब तक है जब तक कि ब्रह्मांड, जब तक कि ठीक है ये हमारा यूनिवर्स है, यानी कि वो अटैच्ड है, एकदम चिपक गया, वो हट ही नहीं सकता, वो राज्यसभा हट ही नहीं सकता, जब तक ये जीवन है तब तक राज्यसभा है, उसके मेंबर्स एक साथ रिटायर नहीं होते। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी यही, उसके मेंबर रिटायर नहीं होते, लेकिन ये चिपका नहीं है। पार्लियामेंट जब आएगा उठा के इसको ले जा सकता है या फिर किसी सीट ले सकता है। मतलब कहने का मतलब 6 राज्य यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, कल को बिहार बोले कि भैया हमसे लेजिस्लेटिव असेंबली संभालेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ संभालेंगे, तो हे पार्लियामेंट मेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल मुझसे ले लीजिए प्लीज, ठीक है। या फिर कल को कोई स्टेट है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, वो बोलता है कि हमें दे दो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल, किससे, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट क्या बोलेगा लेजिस्लेटिव स्टेट से कि प्लीज बोलो, हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है। तो वो क्या स्टेट करेगा, वो प्लीज बोलेगा, प्लीज करिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करिए। पार्लियामेंट क्या बोलेगा, जा नहीं करता। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है क्या कि उसकी मन मर्जी है, वो क्रिएट करे या ना करे, वो क्रिएट करे या ना करे, और अगर ना किया तो भी कुछ आंसरेबल नहीं है, और कर दिया तो भी आंसरेबल नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट कर तभी सकता है जब वहां की राज्य की विधानसभा बोलेगी कि हे पार्लियामेंट क्रिएट कर दो, हे पार्लियामेंट एबॉलिश कर दो। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपने यहाँ पे यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाना होगा, विशेष बहुमत से, ठीक, स्पेशल मेजोरिटी से। कहाँ पे, एलए में। लेकिन जब पार्लियामेंट इसको क्रिएट करेगा तो वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वहां पर कैसी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत चाहिए, यानी बड़ी आसानी से एलसी को क्रिएट एबॉलिश कर सकता है पार्लियामेंट। और इसीलिए भाई और बहनों, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील नहीं किया जाता, नहीं माना जाता, इसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से हुआ, आर्टिकल 68 के तहत नहीं माना जाएगा इसको, क्लियर। तो 79 में पार्लियामेंट था, स्टेट 80 में राज्यसभा था, राज्यसभा की तरह एलसी होता है, देन 81 में लोकसभा था, तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कंपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते थे, मिनिमम तो सर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एलए में होता है मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, मैक्सिमम 500 मिनिमम 60, हाँ जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, सिक्किम गोवा यहाँ 30 में काम चल जाता है, यहाँ 30 में काम चल जाता है, सिक्किम गोवा अरुणाचल में, मिजोरम में 40 में काम चल जाता है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, खत्म, क्लियर, ठीक है। सीट्स रीएडजस्टेड आफ्टर सेंसस। अब रुको जरा, ठीक है। अब है क्या, अगर आपको याद हो 82 आर्टिकल था, 81 के बाद 82 था, और ये हाँ 81 के बाद 82 था, 82 डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहा था, ध्यान सुना जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहा था, परिसीमन आयोग। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सेंटर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन अलग से बैठेगा, स्टेट के लिए अलग से बैठेगा, नहीं, वो कॉमन होगा। तो इसीलिए वैसा यहाँ पर नहीं है, क्या क्या नहीं है ऐसा यहाँ पे कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिस्पेक्ट में कोई याद करो कि 82 में 89 ऐड करेंगे तो 171 मिलेगा, तो डिलिमिटेशन कमीशन स्टेट की बात करेगा, लेकिन वो तो होता ही नहीं है, वो तो होता ही नहीं है। तो फिर क्या, उसके लिए हमने एक अलग से आर्टिकल ऐड कर दिया, सो दैट पैटर्न हमारा बिगड़े नहीं 89 वाला, इसलिए हमने एक अलग से आर्टिकल ऐड कर दिया जो पार्ट 5 में नहीं है। ठीक है, तो ये 171 आर्टिकल जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है कि विधान परिषद का क्या कॉम्पोजिशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्जैक्ट नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, बस रेंज फिक्स कर दिया है कि मिनिमम 40 तो होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3 ऑफ एलए, यानी जिस उस राज्य की विधानसभा में जितने मेंबर हैं उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। अगर कहीं 300 मेंबर है किसी एलए में तो 100 से ज़्यादा मेंबर वहाँ की एलसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते हैं, खत्म, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो एक्जैक्ट कॉम्पोजिशन है, ठीक है, रेंज तो फिक्स कर दी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो एक्जैक्ट जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि 1/3 जो मेंबर होंगे वो लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी, ये वाले लोग इलेक्ट करके भेजेंगे, 1/12 ग्रेजुएट्स भेजेंगे, ठीक है, ग्रेजुएट्स जो है 3 साल 4 साल ग्रेजुएट्स टीचर्स जो प्राइमरी लेवल से एटलीस्ट ऊपर के टीचर 1/12 वो इलेक्ट करके भेजेंगे, 1/3 विधानसभा के लोग इलेक्ट करके भेजेंगे। तो ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 इलेक्टेड होंगे और बाकी बचेगा 1/6 ये नॉमिनेटेड होंगे बाय गवर्नर। तो अगर आपको याद हो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करा था 12 मेंबर्स को, वैसे उसी तरीके से यहाँ पर गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है, ऐसे फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन 1/6 को नॉमिनेट कर रहा है गवर्नर, ओके, क्लियर है, 1/6 को नॉमिनेट कर रहा है गवर्नर। किन फील्ड में, तो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, लिसास वही लिसास सोशल सर्विस, और बस एक और ऐड हो जाता है दैट इज कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, खत्म। इसको 97th अमेंडमेंट से ऐड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है चीज़ यहाँ तक। अब आते हैं 172 में, तो 83 में क्या था, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। तो यहाँ क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस लेजिस्लेचर, एलए का 5 साल, एलसी का कोई ड्यूरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। परमानेंट बॉडी होती है राज्यसभा, इसके 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसके मेंबर्स खत्म हो जाएगा 6 ईयर्स का, ठीक है, इनमें मेंबर्स खत्म होगा 6 साल का। लेकिन एज सच लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टर्म नहीं होगा, 6 साल मेंबर्स खत्म होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एज सच कोई टर्म नहीं होगा, रिमेंबर दिस। उसको क्रिएट या अबॉलिश किया जा सकता है, लेकिन है वो जब तक रहेगा तब तक परमानेंट रहेगा, नहीं एक साथ सारे मेंबर्स रिटायर नहीं होंगे, ठीक है। चलो 173 पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 173। तो 82, ठीक है, 83 क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, 84 क्वालिफिकेशन, 89 ऐड करोगे 173, तो यहाँ 173, तो यहाँ क्वालिफिकेशन दी भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे लोकसभा में 25 साल था तो विधानसभा में 25 साल, वहाँ जैसे राज्यसभा में 30 साल था तो यहाँ विधान परिषद में 30 साल, खत्म, ठीक है। देन 174, जैसे वहाँ पर बस सेम है पूरा, सेशन प्रोरोग डिजॉल्व, सेशन को समन कौन करेगा, प्रोरोग कौन करेगा, डिजॉल्व कौन करेगा, गवर्नर करेगा। सेशन समन करना और प्रोरोग करना अगर बात करेंगे तो गवर्नर करेगा, और वो एलए और एलसी दोनों का किया जा सकता है। लेकिन जैसे डिजोल्यूशन वहाँ सिर्फ लोकसभा का ही हो सकता था, उसी तरह यहाँ विधानसभा का हो सकता है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। डिजोल्यूशन किसका हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 सेशन के बीच में, 6 महीने, जो रेसेस का टाइम है गैप का 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, नहीं मिनिमम 2 सेशन तो होने ही चाहिए हर साल में, ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद गवर्नर एड्रेस मतलब जैसे प्रेसिडेंट का एड्रेस देखा तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है उसको, कोई मैसेज भिजवाना वो भिजवा सकता है। देन अगले वाले आर्टिकल में याद करो 87 में क्या था, मोशन ऑफ थैंक्स था, स्पेशल एड्रेस था कि
हर जनरल इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा और हर साल का जो पहला सेशन होगा, जो पहला सत्र होगा, उसको संबोधित कर सकता है जॉइंटली लोकसभा और राज्यसभा को। और जब संबोधित करेगा, जहाँ पर वो फ्लोर पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा कि गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या क्या किया और हम क्या क्या करने वाले हैं, सेम गवर्नर करता है अपनी सरकार के लिए। अब लेकिन होता ही है कि जितना जैसे होता है प्रेसिडेंट लॉयल होता है ना अपने सीएम, अपने पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, उतना गवर्नर लॉयल नहीं होता है अगर वहाँ पे सेंटर वाली रूलिंग पार्टी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल तमिलनाडु का दिया, केरला का दिया, तेलंगाना का दिया, पंजाब का दिया। तो गवर्नर जब अब जो भी पॉलिसीज़ बता रहा होता है गवर्नमेंट की, कि उसके मतलब की सरकार तो है नहीं। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो भी गवर्नर होगा, मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नर होगा, तो बीजेपी की ही सत्ता है वहाँ पर। और बीजेपी ऑब्वियस ही बात है, सेंटर में बीजेपी है। तो एकदम कभी आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि गवर्नर के साथ चीफ मिनिस्टर की लड़ाई हो गई। ये लड़ाई आपको वहीं देखने को मिलेगी जहाँ पर बीजेपी रूलिंग स्टेट नहीं है, जहाँ सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है वो स्टेट में नहीं है, वहीं पे टसल देखने को मिलता है। तो उतना भी स्पेशल एड्रेस नहीं देता है गवर्नर वहाँ पर, ठीक है, अपनी मन मर्जी ज़्यादा चलाता है। खैर, तो फर्स्ट सेशन आफ्टर वही जो सेम चीज़ वहाँ पर। अगर किसी कोई ऐसा है नहीं सर हमें ये समझ नहीं है, तो बता देना कि इसमें समझ नहीं है, क्योंकि सब एकदम आते हैं निचोड़ के पढ़ चुके हैं पहले ही हम, ठीक है। तो फिर से आते हैं निचोड़े, उसके लिए वो अच्छी बात नहीं है ना। 177 राइट ऑफ मिनिस्टर, 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल था। क्या राइट था उनका कि वो किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके मेंबर हैं। तो जैसे अटॉर्नी जनरल किसी हाउस का मेंबर नहीं था तो किसी हाउस में वोट नहीं कर पा रहा था, सेम एडवोकेट जनरल के साथ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देन यहाँ से आप याद करो, आप अगर आपको याद हो तो 89 से हमारे ऑफिसर्स शुरू थे पार्लियामेंट के। और सबसे पहले राज्यसभा के ऑफिसर्स दिए हुए थे, नहीं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। देन लोकसभा के दिए हुए थे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। बस यहाँ पर उल्टा है थोड़ा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्टार्ट नहीं है, जैसे वहाँ राज्यसभा से स्टार्ट था, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल से नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टार्ट है। उसके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में दिया हुआ है, रिमूवल और सब इलेक्शन सब सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। आप बताओ कि सर ये था क्या, ये भी सेम है, तो मैं बताऊंगा आपको, बताओ आपको अगर कुछ आपको जानना हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ सेम है। तो जब जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पहले एलए का दिया है, उसके बाद एलसी का है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। बस अंतर ये है कि वहाँ हमने देखा था कि वाइस आर्टिकल नंबर 64 और आर्टिकल नंबर 89 क्या बोल रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पर कोई वाइस गवर्नर तो होता नहीं कि कोई वाइस गवर्नर बनते ही चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगा। तो फिर आंसर ये है कि जिस तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को एलए चुन लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को चुन लेती है, सेलेक्ट कर लेती है, ख़त्म बात। क्लियर। गुरु जी फैटमैन 21 को ऑर्डर करी थी, अभी तक नहीं आई, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी है। पंडित एसएससी 21 को ऑर्डर करी थी, इंग्लिश वाली कि हिंदी वाली? सैलरी वैली सब वो देख लोगे आप, है ना। अब यहाँ से आते हैं ओथ बाई मेंबर्स। एक सेकेंड, ओथ बाई मेंबर्स, दोनों हाउसेस का अपना अपना अलग अलग सेक्रेटेरिएट होगा। ओथ वही 3rd शेड्यूल में मेंशनड है। अब आते हैं वोटिंग और कोरम। तो वोटिंग और कोरम के लिए भी सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो पूछो कि क्या डाउट है, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेम है। वेकेशन कब होगी, सीट वही सेम पूरा, जहाँ अंतर होगा वहाँ मैं बताऊंगा आपको। अब डिसीजन और डिस्क्वालिफिकेशन याद करो, कौन ले रहा था डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ अब तुम क्या कहोगे कि गवर्नर फाइनल डिसीजन लेगा, किसकी एडवाइस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, है ना। जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस ले रहा था डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वैसे गवर्नर यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की एडवाइस लेगा, है ना। हाँ है ना, बताओ भाई, हाँ या ना। सर गवर्नर रोल इन वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी का क्या मामला है, बता दो। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाता है राज्यसभा का, यानी कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो वैसे कोई गवर्नर बनता है तो वो जितनी भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसका वो चांसलर बन जाता है। कास्टिंग वोट और वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस सेम है यहाँ पर। वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी और कास्टिंग वोट भी है। उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चलेगा तो कास्टिंग वोट चला जाएगा। नो, तो बेटा नो का उत्तर भी बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा नो नहीं, हमें भी पता है कि हमने अगर हाँ या ना पूछा है तो तुमको शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी सर पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं। तो नहीं लिख दिया जल्दी से। क्यों? उत्तर बताओ बेटा।
काफ़ी लोग यस सर भी लिख रहे हैं। कारण बताओ, नहीं कारण बताओ, नोटिस अभी घर जाएगा तुम्हारे और फिर मिलते हैं कोर्ट में, फिर जल्दी बताओ। नहीं तो क्या गलत क्या है? अगर गलत है, नो है, तो क्यों गलत है? गलत इसलिए है, ध्यान रखना, मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगा, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही लेगा, स्टेट से नहीं लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चुनाव करवाता है। किसके? विधानसभा के, विधान परिषद के। तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट क्या करता है? फिर होता ही नहीं, क्या होता है? वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाता है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो भी ओपिनियन लेगा। इंडिया का स्टेट मत कर देना यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर तुम ठीक है मतलब क्वालिफाइड नहीं हो, फिर भी हिस्सा ले रहे हो, वोट डाल रहे हो, तो 500 रुपये प्रतिदिन की बहुत ही भारी दर से आपको जुर्माना चुकाना होगा। सेम है, सब सेम है। अब यहाँ से आते हैं, ठीक है, याद करो 1107, हाँ, ऑर्डनरी बिल का पैसेज था, 89 ऐड करो 196। ओके, तो यहाँ इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स है, ऑर्डनरी बिल्स। अब यहाँ पर अंतर है, अब अंतर समझने के लिए चलते हैं हम थोड़ा सा, ब्लैंक से, बस यही मेन चीज़ है, इसके बाद खत्म है, कुछ नहीं, बस यही मेन चीज़ है। ऑर्डनरी बिल यही सबसे बड़ा मेन पेज फंसता है, सबसे बड़ा यहीं पे आता है वो, ठीक है, डिफरेंस। अब रिकॉल करो जल्दी से, जो हमने सेंटर में पढ़ा था, ठीक है, जो हमने पार्ट 5 यानी कि पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर ऑर्डनरी बिल पास होता है तो वो किसी भी हाउस में आ सकता है, एलए में भी आ सकता है, एलसी में भी आ सकता है, क्या बोलूँ, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अच्छा, पार्ट 6 उसके साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आना चाहिए, सही है, कोई अंतर नहीं, सही है, विधानसभा में भी आ सकता है, विधान परिषद। अब शुरू होगा मेन, क्या डिफरेंस ये है। लेट्स एग्जांपल मान लेते हैं कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ, ओके, इट वेंट टू दी अदर हाउस, व्हाट वी लर्न, यहाँ पर क्या सीखा था कि ये प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, सीधा यानी कि पास कर दिया राज्यसभा ने। ध्यान सुनना, रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, रिपीट नहीं होगा, इसलिए ध्यान समझना। लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, बधाई हो, बिल एक्ट बन गया। राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने बोला भाई लोकसभा देख ले यार, मज़ा नहीं आ रहा है। लोकसभा ने बोला ठीक है अपने भाई हो तुम, देख लेते हैं, कर लिया, पास हो गया, बधाई हो, बिल एक्ट बन गया। अब 3 ऐसे केस बताए जहाँ डेडलॉक हो रहा था, लोकसभा ने बोला राज्यसभा देख लो जरा, राज्यसभा ने बोला कि मजा नहीं आ रहा, लोकसभा को थोड़ा सा चेंज करो, लोकसभा बोला कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे तैसे कराओ नहीं तुम, ठीक है। दूसरा केस, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा सो रहा है, राज्यसभा कुछ बोल ही नहीं रहा है, राज्यसभा कुछ तो बोलो 6 महीने तक कुछ बोल ही नहीं रहा है। राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने बोला क्या बना दियो ये, नहीं बना क्या दियो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये 3 सिचुएशन में क्या हो रहा था? डेडलॉक हो रहा था तो क्या हो रहा था? जॉइंट सिटिंग हो रही थी, प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग, और ये कहाँ से बोलो कि जॉइंट सिटिंग, बताओ, और कौन प्रेसिडेंट करता है जॉइंट सिटिंग को, जल्दी से बताओ, नहीं जल्दी बताओ, तुम टाइम नहीं, अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे टाइम लगेगा, तुम्हें बता रहे वहीं पे हम जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, ये नहीं हुआ तो कौन करेगा? लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, ये नहीं हुआ तो कौन करेगा बताओ? राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करता है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा का होता है, तो क्योंकि आप सदस्य नहीं हो तो प्रिसाइड भी नहीं कर पाओगे, तो जॉइंट सिटिंग का लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करेगा, या वहाँ का डिप्टी स्पीकर, या राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। क्लियर? हाई ऑर्डर फैटमैन ऑन जून 8, डिलीवरी एक्सपेक्टेड ऑन 3 जुलाई, शुड आई क्राई और ओके। पता नहीं यार क्या करें भाई, बहुत सिर दर्द हो गया हमारा खुद, रोज बात करते हैं, सैलरी भी चेंज किए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं बता, एक इंसान क्या करे, पढ़ाई की क्या करे आदमी। अब तुम में से कोई आओ, ठीक है, टीम ज्वाइन करो हमारी, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना दर्द सहते हैं। जैसे वो नहीं अमरीश्वरी बोलता है, एक दिन इस कुर्सी पे बैठ के देखोगे तो पता चलेगा किस आग के अंगारे से खेलता हूँ मैं। चलो भाई, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से मेन, अब फोकस अपना बनाए रखना, ठीक है, कमेंट में थोड़ा रुक लो। अब यहाँ देखना, एलए ने पास किया, एलसी को गया, ठीक है, एलए ने पास किया, एलसी को गया, गवर्नर बधाई हो, बिल बन गया। सर लेकिन वो तो 6 राज्यों में ही होती है, सारे राज्यों में तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं होती है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, नहीं होती है तो कोई लफड़ा नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली से सीधा जाएगी कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली से सीधा जाएगी किसके पास? गवर्नर के पास। वो गवर्नर क्या करेगा अभी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये बात तो क्लियर है ना आपको, ये बात तो आपको क्लियर है कि एलए पास करेगी। अगर एलसी है तो वो हम बस देख रहे हैं, ठीक है, एलए है, एलसी नहीं है 22 राज्यों में, हमें पता है, तो वहाँ पे तो कोई लोचा ही नहीं है, लोचा तो यहाँ आएगा अभी। तो बधाई हो, बिल एक्ट बन गया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला भाई देख ले यार, अमेंडमेंट कर लो, कुछ ठीक ठाक कर लो इसको। लेजिस्लेटिव असेंबली बोला ठीक है यार, अपने छोटे भाई हो तो हम कर लेते हैं, गवर्नर के पास गया, बधाई हो, बिल एक्ट बन गया। अच्छा, अब आएगा मेन पंगा, कैसे? लेजिस्लेटिव असेंबली ने एलसी को भेजा, अभी तक भी सब कुछ बदलाव लगा तो मैं नहीं है, सब कुछ सेम है। सैलरी क्या दोगे? सैलरी पूरा 150 रुपया मिलेगा, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा बिल उसने। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, टीम में ज्वाइन करना हो बता देना अभी, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ देख लो, फोकस कर लो अभी, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बिल भेजा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, बोला कि यार मज़ा नहीं आ रहा, देख लो। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, देख लो। यहाँ पे तो देख लिया था,
यहाँ पे उसने नहीं देखा, बोला कि देख चुके हैं, नहीं करेंगे चेंज। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? तो क्या होगा, कायदे से डेडलॉक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, गवर्नर के पास जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने तक कुछ बोल ही नहीं रहा है। वहाँ क्या था, 6 महीने तक कुछ नहीं बोल रहा, डेडलॉक हो गया। यहाँ 3 महीने तक नहीं बोल रहे हो, मैक्सिमम 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो, नहीं बोल रहे हो। लेजिस्लेटिव असेंबली फिर तुमको मौका देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली तुमको फिर मौका देगा, ठीक है। यानी 3 महीने तक अगर आप नहीं बोल रहे हो तो फिर से आपको वो पास करेगा, और फिर आपको दोबारा 1 महीने की मोहलत है। और अगर आप फिर भी कुछ नहीं बोले तो वो गवर्नर के पास चला जाएगा, अपने पास। कुछ अंतर समझ में आया आपको? अंतर ये है कि वहाँ 6 महीने तक राज्यसभा अगर कुछ नहीं बोल रहा था तो डेडलॉक हो रहा था, या राज्यसभा के अगर कोई अमेंडमेंट थे, अरे तुम मिट कह जाते हो भाई, या राज्यसभा के द्वारा कोई अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, वो लोकसभा को मान्य नहीं थे, तो अभी डेडलॉक हो गया। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ने कुछ बोला और वो मान्य नहीं है, मान्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है, वो गवर्नर के पास जाएगा। 3 महीने तक कोई बोल ही नहीं रहा है, फिर 1 महीने तक दोबारा फिर उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के बोलने के बाद कि भाई देखो यार बिल को, ठीक है, फिर से पास किया 1 महीने तक, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, मान लिया जाएगा कि पास कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो पावर नहीं है जो राज्यसभा के पास थी। यानी कि व्हेन इट कम्स टू मनी बिल वी सॉ कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर थी राज्यसभा के कंपैरिजन में, बट ऑर्डिनरी बिल के केस में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में सेम पावर होती है, इतना सा भी कुछ भी अंतर नहीं होता, 19-20 का भी फर्क नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो आ ही नहीं सकता है कभी, तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। तो मनी बिल तो अभी छोड़ दो, मनी बिल तो है ही है जो है। ऑर्डिनरी बिल में भी एलए और एलसी के बीच में इक्वल पावर नहीं है, एलए हैज़ ग्रेटर पावर, यानी एलए कैन ओवरराइड एलसी। एलसी कर क्या सकता है, बस डिले कर सकता है मैक्सिमम 4 महीने तक। फर्स्ट इंस्टेंस में 3 महीने, सेकेंड इंस्टेंस में 1 महीना, बस डिले कर सकता है उस बिल को, और कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक सेकंड सर, अगर ये बताओ, अगर एलसी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ बिल ओरिजिनेट हुआ तो, क्योंकि अभी आपने बताया दोनों हाउस में हो सकता है, दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है, और फिर एलए में गया पहला केस, एलए में एलसी ने पास किया, एलए के पास गया, गवर्नर के पास सीधा जाएगा, एलए ने पास कर दिया, एलसी के पास गया, एलए ने बोला यार देख लो अमेंडमेंट कर लो, क्या है फालतू में दिमाग ख़राब कर रहे हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कर दिया गवर्नर को, फिर भेजा, एलए ने बोला फिर क्या है दिमाग ख़राब कर रहे हो, कर लो, नहीं फिर एलसी बोला क्या भाई ज़्यादा बन रहे हो क्या, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, नहीं करोगे, मर गया बिल। जी हाँ, अगर एलए ने बोला एलसी को कुछ करने को और एलसी ने नहीं किया, मर गया। या फिर ये मत सोचना डेडलॉक होगा, ना डेडलॉक कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये एलसी ने भेजा एलए को, एलए बोलता है क्या बना दिया हो ये सब, नहीं क्या है ये सब, मर गया बिल वहीं पे। सर डेडलॉक जॉइंट सिटिंग, नो जॉइंट सिटिंग, कौनो जॉइंट सिटिंग नहीं होती यहाँ पे, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग तो तब होगी ना जब इक्वल पावर होंगे। यहाँ पे तो ऑर्डिनरी बिल के केस में इक्वल पावर नहीं है, ठीक। सर मनी बिल का भी लगे हाथ बता ही दो, इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा मनी बिल भी बता दो। मनी बिल में जो लोकसभा राज्यसभा में पड़ा था वही सेम है क्या, कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आ सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ ही नहीं सकता है। पहले से ही मनी बिल के केस में लोकसभा को ज़्यादा पावर मिली हुई, तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसको ऑर्डिनरी बिल के केस में भी पावर नहीं, तो उसको मनी बिल के केस में पावर दे दी जाएगी? ये तो एकदम अनर्थ होगा। तो मतलब ये है कि एलए ने पास किया मनी बिल, एलसी के पास गया, और एलए में ही ओरिजिनेट हो सकता है, ये पता होना चाहिए, गवर्नर के पास जाएगा। एलए ने बिल को पास किया, एलसी रिकमेंड कर सकता है कि भैया एलए कुछ रिकमेंडेशन थी हमारी तरफ से, प्लीज़ ये कर लो। इट इज़ अप टू एलए कि एक्सेप्ट करे ना करे, और अगर उसने कर लिया तो ठीक, ना किया तो ठीक, क्योंकि वो गवर्नर के पास जाना ही है। सर अगर एलसी एक्ट नहीं करे, अगेन वही 14 दिन की मोहलत होती है, करना हो तो कर लो, बताना है तो बता लो, नहीं तो वैसे भी अगर तुम 14 दिन तक का कुछ नहीं भी बोलोगे तो मान लिया जाएगा जिस हालत में एलए ने पास किया तो उसी हालत में गवर्नर के पास पहुंच गया, खत्म। कोई डाउट यहाँ तक? अब सर एक चीज़ बताओ, जैसे 107 में तुम बताया था ऑर्डिनरी बिल था, हाँ, तो 89 हमने ऐड कर दिया, हाँ, तो 108 में तुम अगर 108 में अगर तुम्हें याद हो, तुम बताए थे जॉइंट सिटिंग, हाँ बताए थे, तो उस हिसाब से सर 108 में जो है
108 में 18 ऐड करेंगे, 9 17 8 8 1 9 197 में जॉइंट सीटिंग। तो आपने बताया जॉइंट सीटिंग तो होती नहीं है, हाँ नहीं होती है। तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर है ये एलसीज पावर ऑन ऑर्डिनरी बिल, वो एक्स्ट्रा पावर दी हुई है। देन 109 में क्या था, 109 में था मनी बिल का प्रोसीजर, तो यहाँ पे भी मनी बिल का प्रोसीजर। 110 में क्या था, डेफिनेशन थी मनी बिल की, तो यहाँ भी डेफिनेशन है मनी बिल की। अच्छा 111 में क्या था, 111 में था प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर थी वो थी। अच्छा तो 18 में यहाँ गवर्नर की वीटो पावर है। क्या वीटो पावर है, एक तो है कि वो सहमति दे सकता है बिल को, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर इज द वीटो पावर। क्या था वहाँ पर, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो, यही था ना, हाँ यही था। अच्छा ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब मना कर देना, सस्पेंसिव का मतलब रिटर्न कर देना, पॉकेट का मतलब कुछ रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। ठीक, कौन से बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है गवर्नर, विच बिल कैन नॉट बी रिटर्न, सर मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है गवर्नर। क्यों भाई, तुम्ही से तो पूछ के लाए थे, गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से ही लाया जाता है। सेम भाई सेम, वहाँ देखे थे ना, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाया जाता है। कौन ठप्पा लगाता है कि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा लगाता है, तो यहाँ कौन लगाएगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लगाएगा। सेम, कुछ अंतर नहीं है। अच्छा ठीक है, समझिए, आगे बढ़ो। सर आपने बताया कि 111 तक ये काम करती ट्रिक, 112 से ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि हो ये जाता है कि 111 के बाद वहाँ 112 पड़ा था, और 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, यानी बजट था, बजट, ठीक है। लेकिन यहाँ बजट नहीं आता है, बजट ना के क्या आता है फिर, यहाँ पर 201 में आता है बिल्स रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो तो ये बिल को मना कर सकता है, या लौटा सकता है, या पॉकेट कर सकता है, जो ज्ञानी जल सिंह ने 1986 में इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल के साथ किया था। अच्छा, लेकिन यहाँ गवर्नर के पास वो तो कर ही सकता है, जो हमने आर्टिकल 200 में देखा 200 में। लेकिन उसको एक और पावर दी गई है कि वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा कि गवर्नर के पास बिल आ रहा है, ठीक है, गवर्नर के पास बिल आ रहा है, यहाँ प्रेसिडेंट गलती से लिख दिया था, अच्छा वो तो ठीक है, यहाँ गवर्नर के पास बिल आ रहा है, या तो एसेंट दे, या एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं, वो ये है कि हे गवर्नर, तुम्हें अगर लगे कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर कुछ ऐसा है तो तुम इसको रिजर्व कर लो, प्रेसिडेंट के पास भेज दो। और अगर ऐसा कुछ है कि हाईकोर्ट की पोजीशन को डिमिनिश करेगा, हाईकोर्ट में कुछ चेंज ला रहा है, तो तुम्हें रिजर्व करना ही करना है, ध्यान रखना, इट इज़ मैंडेटरी ऑन योर पार्ट टू रिजर्व दैट काइंड ऑफ बिल। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा पावर मिली है कि ये बिल को रिजर्व कर सकता है। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ रिजर्व कर सकता है। अब इसको लेके विवाद भी हो गया था। क्या विवाद हो गया था, विवाद ये हो गया था, तमिलनाडु की असेंबली क्या कर रही थी, बिल पास कर रही थी, और गवर्नर क्या थे, RN रवि, हर बिल को रिजर्व कर रहे थे, हर बिल को रिजर्व कर रहे थे। किसके लिए, प्रेसिडेंट कि हमने एक बिल भेजा था तुम्हें, हाँ भेजा था तुमने, हाँ तो बताओ क्या है, एसेंट है कि वीटो क्या है। नहीं वो तो हमने रिजर्व कर लिया, प्रेसिडेंट जी को भेजेंगे, अभी वो देखेंगे आराम से, अभी तो टाइम लगेगा अभी तो। अच्छा दूसरा बिल बनाया, गवर्नर जी भेजा था, टेम लगेगा, फिर टेम लगेगा, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया, तीसरा टेम लगेगा, चौथा टेम लगेगा। स्टालिन जी दिमाग खराब हो गया स्टालिन जी का, गए मद्रास हाई कोर्ट। अब जब मद्रास हाई कोर्ट गए स्टालिन जी, तो स्टालिन जी पूछते हैं मद्रास हाई कोर्ट जी, हमने आपको बोला था ना गवर्नर, देख ना क्या 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 चल रहा है यहाँ पे, मतलब बिल पास कर, बिल नहीं पास होने दे रहा है हमारे ये, अब देख। स्टालिन जी पूछते हैं मद्रास हाईकोर्ट जी, हमने आपको बोला था गवर्नर, देख ना क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब बिल पास कर, बिल नहीं पास होने दे रहा है हमारी, अब देख रहे हैं क्या, तो कब तक रिजॉल्व होगा, मद्रास हाईकोर्ट टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। तो स्टालिन जी का दिमाग ठनका, वो गए सुप्रीम कोर्ट से बोले ये सब टाइम लगेगा बोल रहे हैं आप, कुछ बताओ, नहीं तो अब ठीक नहीं होगा, हम बता रहे हैं फिर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नर से बोला इधर आओ, इधर आना जरा, क्या चल रहा है ये सब है, औकात में आ जाओ, नहीं बहुत मार चलेगी, ये रिजर्व जो खेल रहे हो ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहली बात तो जो तुमने सारे बिल रिजर्व कर रखे हैं वो सारे पास करता हूं मैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवर रीच, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवर रीच, जहाँ पे जुडिशरी अपने भाई पता है जुडिशियल ओवर रीच का 142 एक आर्टिकल है जो ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट कि वो किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो फ्रंट फुट पे खेल सकता है, यानी कि वो कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब सरकार ने पूछा है इधर तुम्हारा तो पावर है नहीं, तुम बिल कैसे पास कर दी है, नहीं गवर्नर एसेंट देगा कि तुम दोगे, तो सुनो इधर 142 में पहले आर्टिकल जाके पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है।
अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं जस्टिस नहीं हो रहा तो हम जस्टिस दे सकते हैं। तो सारे बिल गवर्नर ने, जो तुम्हारे RN रवि ने रिजर्व करके रखे हैं, ये तो ये जो लड़का तुम भेज रखे हो ना, ये जो रायता फैला रहा वहाँ पे, सब हम रायता भी समेटेंगे, पूरा बिल पास करो। तो सारे बिल पास हो गए, सारे बिल पास हो गए। और ये भी सब लिमिटेशन वगैरह भी रख दी, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आई थिंक परमार SC वाले चैनल पे पड़ा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत ही रेयरली एक आर्टिकल होता है जिसको यूज़ किया जाता है 143, जहाँ पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सवाल का जवाब करता है, सवाल पूछता है। उसका यूज़ कर लिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, कि आप ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नर को इतने टाइम में असेंट देना है, इतने टाइम में करना है। कहाँ लिखा है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में? खैर वो बात अलग है कि यहाँ पर वही है कि पूछ वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं, मोदी जी ही कह रहे होंगे, है कि नहीं? तो ये है, क्लियर रहती चीज़। हाँ, वो 142 जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, 142 का। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक एक्स्ट्रा पावर होती है, और उसको लेके जो भी तमिलनाडु वर्सेस जो गवर्नर का जो केस हुआ है वो भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो भी ख़त्म है, बताओ जल्दी से। आप लोगों ने वो वीडियो देखी कि नहीं जो मैंने वहाँ पर डाली थी, तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ, ये जो तमिलनाडु वर्सेस जो गवर्नर है? सो 3 मंथ्स सर, बैच रिलेटी एक चल रहा है 3 मंथ्स। वो चलो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने देखी नहीं है। तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु इम्पोर्ट वर्सेस गवर्नर, ठीक है। ये अप्रैल 2025 को अभी रूलिंग आई है, कुछ ही महीने पहले। और इसमें पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब समझ में आया ये वाला, उस वीडियो में अच्छे से नहीं आया था। अच्छा, उस वीडियो में नहीं आया, चलो आ गया अभी। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि या तो एसेंट दो, ठीक है, या रिजर्व करो, लेकिन जो भी करना जल्दी करो। कब? विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर फैसला लो। ये नहीं कि बस पड़ा हुआ है, मस्त एंजॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। विद होल्ड कर रहे हो एसेंट, पहली बात तो तुम CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ये अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जा रहे हो, ठीक है, कि नहीं नहीं ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे रहे हैं मैं ठीक नहीं लग रही है एसेंट, पहली बात तो तुम CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ये अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जा रहे हो, ठीक है, कि नहीं नहीं ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे रहे हैं मैं ठीक नहीं लग रही है, ये ठीक नहीं लग रही है हमें, तो इसमें कोई जमला जपेला है, तो रिटर्न करो और मैसेज को रिटर्न करो इसको 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर रिटर्न करना है बिल को तुम्हें, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब ये तो है कि अगर तुम एसेंट दे रहे हो, तुम रिजर्व कर रहे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे चल रहा है ये काम अभी, ठीक है। लेकिन अगर तुम मान लो कि अगर तुम रिजर्व कर रहे हो, सेम कलर से लिखते हैं, एक सेकेंड, अगर तुम रिजर्व कर रहे हो और अगेंस्ट एडवाइस कर रहे हो, वहाँ पर ऑन एडवाइस था, यहाँ पर एडवाइस के अगेंस्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो तुमको 3 महीने के अंदर करना होगा, नहीं ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि भाई इतने इतने टाइम में आपको ये सब काम करना है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर रहती चीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो सब ख़त्म ही है, अब क्या बताना है आपको, ठीक है। मेन यहीं तक था, बजट वजट वजट सब खुद से पढ़ सकते हो आप, ऐसा कुछ ऐसा अलग नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। क्लियर रहती चीज़। 213 में ऑर्डिनेंस है, अब ऑर्डिनेंस जैसे वहाँ पे 123 में था, तो यहाँ पर क्या होगा 123 में, 123 में आपको 90 ऐड करना है, क्योंकि बोला 112 से 123 में 90 ऐड करना है। अच्छा, तो 90 ऐड करो 123 में तो 213 मिलेगा, या तो ऐसे याद कर लो 123 है, 1 और 2 को उधर करो तो 213 हो जाएगा, ख़त्म। कब आ सकता था 123 में? क्या था 123 में? ये था कि अगर लोकसभा ना हो या राज्यसभा ना हो या दोनों ना हो, अगर एक भी हाउस नहीं होगा तो भी आपका ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, क्योंकि बिना दोनों हाउस के पास हुए, ओ शिट यार, टैबलेट मेरी आके मेरे सामने रखी हुई है, मैंने निकाली थी दोपहर में खाने के बाद, लेकिन मैंने खाई नहीं। अब मुझे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है मुझे, क्योंकि ये जो है दवा ये खाने के बाद खाई जाती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन की एक दवा है। अब बताओ कौन सा विटामिन होगा, मोस्ट प्रोबेबली
और मैंने खाई नहीं वो, अब मुझे बड़ा रिग्रेट। ठीक है, अब ये समझ लो कि मुझे होश नहीं रहता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इतने सारे काम होते हैं। ये नहीं कि कुछ आओ हाथ बटाओ ना, बस कमेंट करवा लो कि लेट है आज, 5 मिनट लेट है आज। यही है आज की दुनिया, अब क्या बताएं, बस ठीक है, रोना आ जाएगा मुझे अब। गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एल ना हो या एल ना हो, अगर एल है तो ठीक है, अगेन वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है। अगर एल अच्छा ए होता है वो फैट्स, क्यों फैट सोल्यूबल? लेकिन ए नहीं है, ये डी भी नहीं है, डी भी नहीं है, डी भी नहीं है। पैसा बताओ कितना दोगे नरेश बेटा? तुम पैसा नहीं, पहले तुम काम बताओ क्या करोगे, तुमको क्या लगता है ऐसे ही किसी को रख लेंगे? नहीं नहीं, ऐसे ही किसी को रख लूँगा मैं। सर शादी कर लो। अच्छा अच्छा, 69 सेकेंड लेट होते हो। अच्छा, होश खो गया है, कुछ तो हो गया है। B12 भी नहीं है, यस K2 है, K2। चलो भाई, तो गवर्नर को ऑर्डिनेंस पावर दिया, तो अगर LA नहीं होगा तो फिर गवर्नर को ये ऑर्डिनेंस पावर, मतलब गवर्नर को, ये मैंने बताया था वहाँ पर आपको, मैंने आपको केस भी बताया था, DC वाधवा केस, जहाँ पर बिहार के गवर्नर क्या कर रहे थे, बिहार के गवर्नर ये कर रहे थे प्रमलगेट और रीप्रमलगेट कर रहे थे, मतलब जैसे कि LA को प्रोरोग कर देते थे। LA ये बोल रहे थे कि जाओ छुट्टी होगी तुम लोग, ठीक है जाओ जाओ छुट्टी होगी। इट इज़ लाइक कि तुम्हारा टीचर है, वो तुम लोग की छुट्टी जल्दी कर देता है क्योंकि वो तुम्हारे जाने के बाद कुछ गतिविधियाँ करता है वहाँ पे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि वो LA को इसलिए प्रोरोग कर रहा था क्योंकि उसके बाद उसको तुरंत ऑर्डिनेंस लाना था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये रूलिंग गवर्नमेंट को, कि अगर ये चीज़ को लॉ बनाने जाएंगे तो ये बिल पास ही नहीं हो पाएगा LA से, तो ठीक है, नहीं वो काम वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए वो प्रोरोग कर देता था, ठीक है। फिर जब आते थे सेशन में तो फिर तुरंत प्रोरोग करके, अब क्योंकि ये होता है कि भाई जब सेशन में आएगा हाउस, ठीक है, अरे भाई उसको कुछ करना होता, तो मेरा से मतलब ये है कि उसको खुद की जैसे पढ़ाई कर रहा है गवर्नमेंट, जैसे कि तुम हो, अब तुम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुम जल्दी छुट्टी कर दोगे सो दैट कि तुम CDS के लिए और ज़्यादा पढ़ सको, लेकिन ना तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही चलता रहता है और तुम्हें ब्लेम करना है अपने टीचर को। यही ज़माना है आज का, कलयुगी ज़माना है, और तो कुछ नहीं है, मुझे समझ आ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जब सेशन में आता है वो हाउस, तो 6 हफ्ते के अंदर आपको वो पास कर, वो अप्रूव करना, नहीं मर जाएगा वो ऑर्डिनेंस। गवर्नर भी लाइक अच्छा मर जाएगा क्या, फिर जिंदा कर देंगे। तुम जाओ तो फिर जिंदा कर देंगे, अच्छा फिर मर जाएगा फिर जिंदा कर देंगे, फिर मर जाएगा फिर। ए इधर आना जरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर से, इधर आओ इधर आओ, क्या क्या चल रहा है ये वहाँ पे है, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, फ्रॉड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, दोबारा मत कर देने, बहुत मारेंगे। ये DC वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर को। और ऐसे ही एक कूपर केस हुआ था, कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इट इज मतलब ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कमेंट में बताओ डिफेक्शन वाला जो डिसीजन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ये किस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बताओ। बिग पंखा, क्या बिग पंखा था 7 करोड़। सर शेड्यूल स्ट्रैटेजी, मतलब शेड्यूल स्ट्रैटेजी चाहिए क्या? स्ट्रैटेजी चाहिए, अच्छा किस एग्ज़ाम की, CDS की CAPF डाल लीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योटो होलो 1 वर्सेस जचेलू केस, ओके। बाकी केसेस और भी रिलेटेड हैं, जैसे सरकारिया कमीशन है 1983 का, 1983 का, पुंची कमीशन है 2007 का, जिसमें कि गवर्नर को बोला गया था कि भाई सेंटर, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर कमीशन था कि गवर्नर जो है एजेंट के तौर पे काम ना करे, और उसमें काफ़ी सारी रूलिंग्स दी गई थी जिसको कि हम सेंटर स्टेट रिलेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन